नमस्कार। मैं बलराम सोमवंशी आप सबका सोमवंशी क्लासेज में स्वागत करता हूं और आज मैं शुरू करता हूं समसामयिक क्रॉनिकल का राष्ट्रीय जो न्यूज़ है उसके बारे में हम लोग आज देखते हैं और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आप लोग इसको अच्छे से समझिए और सीखिए। जहाँ तक करंट न्यूज़ एग्ज़ाम में अपना बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर आपका करंट तैयार है तो 25 से 30 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे और यह अगर आपका 25 से 30 क्वेश्चन सही हो जाता है तो आप रैंक में बहुत आगे निकल जाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, इस समय करंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसलिए हम लोग करंट न्यूज़ को अच्छे से पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो चलिए हम लोग इस राष्ट्रीय न्यूज़ को देखते हैं। न्यूज़ है नई चेतना 3.0 अभियान का शुभारंभ। नई चेतना 3.0 का शुभारंभ। थोड़ा सा इसको पतला कर लिया जाए। ठीक, चलिए। तो 25 नवंबर 2025 को थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लिया जाए ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान। एक प्रश्न हमारा यहीं पे बन जाता है कि किसान कल्याण मंत्री यानी कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान ने संसद मार्ग नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी के रंगभवन सभागार में लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान नई चेतना पहल बदलाव की के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया। तो दोस्तों, यहाँ पर यह प्रश्न बन जाएगा कि नई चेतना 3.0 अभियान का शुभारंभ किसने किया? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। कहाँ पर किया? नई दिल्ली में किया। और यह नई चेतना क्या है? पूरा अभियान, पूरा नाम इसका नई चेतना पहल बदलाव की। नई चेतना पहल बदलाव की। यह कौन सा संस्करण है? यह तीसरा संस्करण है। तो हमें इसमें इतने प्रश्न को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं इसी टॉपिक से कि एक माह तक ये जो अभियान है नई चेतना कब तक चलेगा? एक माह तक चलने वाले इस अभियान का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया जा रहा है। यानी इस अभियान का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में दीनदयाल राष्ट्रीय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा, जो सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 23 दिसंबर तक चलेगा। यानी यह अभियान कब तक चलेगा? 23 दिसंबर 2024 तक। ठीक है। नई चेतना अभियान का लक्ष्य, इस अभियान का लक्ष्य क्या है? जमीनी स्तर की पहल के माध्यम से लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और लक्षित कार्रवाई को बढ़ावा देना। यानी इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो लिंग आधारित हिंसा हो रही है उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करना, जागरूकता को बढ़ावा देना और लक्षित कार्रवाई को बढ़ावा देना। लक्षित कार्रवाई क्या है कि अगर जो दोषित है उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको दंड
निर्धारित कराना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। आगे है इसी में कि जो नई चेतना 3.0 के उद्देश्यों में लिंग आधारित हिंसा के सभी रूपों के बारे में जागरूकता, यानी जो लिंग आधारित हिंसा है उसके सभी रूपों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, हिंसा के खिलाफ समुदायों की आवाज़ उठाने और कार्रवाई की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करना, और अगर किसी के प्रति हिंसा हो रही है तो उसकी आवाज़ दबने न पाए, यानी हम उसके और सपोर्ट करके उसकी मांग को उठाएंगे, उसकी आवाज़ को उठाएंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे ताकि उसको न्याय मिल सके और समाज में लोग इस तरह का दुस्साहस करने का साहस न कर पाएं। समय पर सहायता के लिए समर्थन प्रणालियों तक पहुंच प्रदान करना और स्थानीय संस्थाओं को निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? नई चेतना 3.0 का। इसी में है इस अभियान में 9 मंत्रालय और विभाग भाग लेंगे। याद रखना ये इम्पॉर्टेंट है, यानी इस अभियान में कितने मंत्रालय या विभाग भाग ले रहे हैं? 9 मंत्रालय। कौन कौन सा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, गृह मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा न्याय विभाग। ये कुल 9 मंत्रालय हैं जो इस योजना में भाग ले रहे हैं। इस अभियान का नारा क्या है? एक साथ एक आवाज़ हिंसा के खिलाफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस अभियान का नारा क्या है? एक साथ एक आवाज़ हिंसा के खिलाफ। एक साथ एक आवाज़ हिंसा के खिलाफ, जो अभिसरण प्रयासों के माध्यम से सामूहिक कार्रवाई के आह्वान को दर्शाता है। ठीक है, आगे इस अभियान का पहला संस्करण 3.5 करोड़ लोगों तक पहुंचाना था, जबकि नई चेतना 2.0 में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 5.5 करोड़ प्रतिभागियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें इसका याद रखना है कि इसमें कितने मंत्रालय भाग ले रहे हैं, इसका नारा क्या है, इसमें कितने मंत्रालय भाग ले रहे हैं और इसका नारा है एक साथ एक आवाज़ हिंसा के खिलाफ, और इसमें कुल 9 मंत्रालय भाग ले रहे हैं। और कौन कौन से मंत्रालय हैं ये याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूरसंचार सुरक्षा नियम अधिसूचित, दूरसंचार सुरक्षा नियम अधिसूचित। ठीक है, ये क्या है? 21 नवंबर 2024 को केंद्र सरकार ने दूरसंचार यानी टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम 2024 को अधिसूचित किया। ये नियम केंद्र को किसी दूरसंचार इकाई से संदेशों की सामग्री के अलावा ट्रैफिक डाटा तथा कोई अन्य डाटा मांगने की शक्ति देते हैं। तो इस तरह से ये ऐसे नियम हैं जो केंद्र को किसी दूरसंचार इकाई से संदेशों की सामग्री के अलावा ट्रैफिक डेटा या अन्य कोई डाटा मांग सकते हैं, यह इनके अधिकार क्षेत्र में रहेगा। आगे हम लोग इसमें देखते हैं इसको इधर कर लिया जाए कि नई नियमावली के अनुसार
सरकार इन सामग्रियों तक पहुंच प्राप्त कर सकती है और किसी दूरसंचार इकाई को निर्दिष्ट बिंदुओं से ऐसे डेटा के संग्रह के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित करने का निर्देश दे सकती है। इसमें अगला ये है कि नए नियम के तहत, ये जो नया नियम है तहत प्रत्येक दूरसंचार इकाई एक मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करेगी। यह इसका सबसे बड़ा पॉइंट है कि प्रत्येक जो दूरसंचार इकाई है क्या करेगी, एक चीफ टेलीकम्युनिकेशन सिक्योरिटी ऑफिसर नियुक्त करेगी जिसका विवरण पोर्टल पर निर्दिष्ट होगा, प्रपत्र में केंद्र सरकार को लिखित रूप से प्रदान किया जाएगा। और दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी के लिए क्या शर्त होगी कि कौन दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी हो सकता है? वह भारत का नागरिक हो और निवासी होना अनिवार्य है। भारत का नागरिक भी हो और भारत का निवासी भी, यानी भारत में निवास भी करता हो, वही दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है तथा यह दूरसंचार इकाई के निदेशक मंडल या समान शासी निकाय के प्रति उत्तरदायी होगा। ये याद रखना है कि कौन हमारा दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। अगला है, अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति दूरसंचार साइबर सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेगा, यानी कोई भी व्यक्ति इस दूरसंचार साइबर सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेगा अथवा ऐसा कोई संदेश नहीं भेजेगा जिससे दूरसंचार साइबर सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको कानूनी रूप से दंडित किया जाएगा। अगला है, विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगम्यता एक मौलिक अधिकार। यह सुप्रीम कोर्ट का कथन है कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए सुगम्यता उनका मौलिक अधिकार है। सुगम्यता का मतलब क्या होता है कि उनके जीवन यापन के लिए जो मौलिक सुविधाएं हैं उनको आसानी से मिलनी चाहिए। यह उनका मौलिक अधिकार है उन सुविधाओं को प्राप्त करने का। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सरकार का यह दायित्व बनता है कि उनके लिए यह सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तो 8 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि विकलांग व्यक्तियों का पर्यावरण, सेवाओं और अवसरों तक पहुंच का अधिकार एक आवश्यक मानवीय और मौलिक अधिकार है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जो पहले थे वर्तमान अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ने इस फैसले में कहा कि विकलांगता तभी एक त्रासदी है जब समाज दिव्यांगों को उनके जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज़ें प्रदान करने में विफल हो। यानी विकलांगता त्रासदी कब हो सकती है कि अगर उनके जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको प्रदान करने में समाज असफल है, तब उस केस में विकलांगता त्रासदी है। लेकिन अगर समाज उनको जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज़ें प्रदान कर रहा है तो विकलांगता उनके लिए त्रासदी नहीं है, एक उनका महत्वपूर्ण अवसर है आगे बढ़ने का। इसी तरह से आगे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 40 के तहत अनिवार्य नियम बनाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक स्थान और सेवाएं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हों। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 40 के तहत यह अनिवार्य नियम बनाया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके सार्वजनिक स्थान और सेवाएं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हों, किसी प्रकार की उनको कोई समस्या
न हो। यह निर्णय नालसार विधि विश्वविद्यालय के विकलांगता अध्ययन केंद्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर है। यानी यह जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, यह पूछा जा सकता है कि किस विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया। तो यह नालसार विधि विश्वविद्यालय, याद रखिए। अगला है आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024। आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 7 नवंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। तो इसमें यह पूछा जा सकता है कि आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इसको किसने आयोजित किया? राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने। यह कितने दिन तक चला? यह 2 दिवसीय था। ठीक। और इसका उद्घाटन किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह ने। तो आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 में इतने प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं कि इसका आयोजन कब किया गया? 7 नवंबर 2024 को। उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने। इसका आयोजन किसने किया? राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने। यह कितने दिवसीय था? 2 दिवसीय था। कहाँ पर आयोजित किया? नई दिल्ली में। यानी अगर इस तरह से आप लोग क्वेश्चन पुटअप करके कोई भी टॉपिक पढ़िए, उसमें से क्वेश्चन बनाइए। अगर आप क्वेश्चन बना करके पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा। फिर उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन कहीं पे भी आता है तो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़िए तो क्वेश्चन ज़रूर बनाइए। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं उसी आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 के अगले महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सम्मेलन में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आतंकवाद रोधी मुद्दों से निपटने वाली केंद्रीय एजेंसियों व विभागों के अधिकारियों और कानून, फोरेंसिक प्रौद्योगिकी आदि जैसे संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। यानी इसमें कौन कौन भाग लिया, यह महत्वपूर्ण है, इसको हमको याद रखना है। इसमें किसने भाग लिया? राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आतंकवाद रोधी मुद्दों से निपटने वाली केंद्रीय एजेंसियों व विभागों के अधिकारी और फोरेंसिक प्रौद्योगिकी आदि जैसे संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। किस सम्मेलन में? आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। उद्घाटन किसने किया? गृह मंत्री ने किया। इसका आयोजन किसने किया? राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने। ठीक है। तो ये कुछ इससे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हमको याद रखना है। गृह मंत्री ने सम्मेलन के दौरान NIA के ध्येय वाक्य मोटो का भी अनावरण किया। यानी NIA के ध्येय वाक्य मोटो का अनावरण किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह ने किया। UAPA मामलों की जांच के लिए SOP का विमोचन और NIA के 11 पदक विजेताओं को अलंकृत किया गया। यानी NIA के कितने पदक विजेताओं को अलंकृत किया गया? 11 पदक विजेताओं को अलंकृत किया गया। ठीक। और देखेंगे कि इस सम्मेलन का मुख्य फोकस क्या था। इस सम्मेलन का मुख्य फोकस था संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण के साथ आतंकवाद के खतरे के खिलाफ समन्वित कार्रवाई के लिए चैनल स्थापित कर विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल और भविष्य की नीति निर्माण के लिए
ठोस जानकारी प्रस्तुत करना। तो इस सम्मेलन का मुख्य फोकस यही था कि सरकार एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित करे जिसके साथ आतंकवाद से जो खतरा है उसके खिलाफ कैसे समन्वित कार्रवाई की जाए, उसके लिए एक चैनल स्थापित किया जाए और जो विभिन्न हमारी आतंकवाद विरोधी एजेंसियां हैं उनके बीच हम कैसे आपसी तालमेल बैठाएं ताकि आतंकवाद से छुटकारा मिल सके, आतंकवाद को हम खत्म कर सकें। इसके लिए ठोस नीति निर्माण और ठोस जानकारी प्रस्तुत करने के उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया गया। तो यह सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला हमारा है कि 35वां त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन, 35वां त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन। इसका आयोजन कब किया गया? 13 नवंबर 2024 को। किसने किया? जो हमारे CDS हैं जनरल अनिल चौहान ने दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में, कहाँ पर हुआ? कोच्चि में 35वें त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन की अध्यक्षता की। यानी 35वां त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कोच्चि में किया गया। कब किया गया? 13 नवंबर 2024 को। किसने किया? जो हमारे CDS हैं चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, इन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। ये इससे महत्वपूर्ण बिंदु बन रहे हैं, इनको आप याद रखिए। आगे है कि इस सम्मेलन में तीनों सेनाओं के कमांडरों, एकीकृत रक्षा स्टाफ, IDS मुख्यालय और विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों ने भाग लिया। यानी इसमें किसने किसने भाग लिया? तीनों सेनाओं के कमांडरों और एकीकृत जो रक्षा स्टाफ मुख्यालय और विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। ठीक है। आगे इस सम्मेलन में नवीन प्रशिक्षण रणनीतियों पर जोर दिया गया। इसमें ये याद रखना है कि इस सम्मेलन में नवीन प्रशिक्षण रणनीतियों यानी जो नई टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रशिक्षण हो रहा है उस पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें प्रौद्योगिकी और आधुनिक युद्ध रणनीति शामिल हो। यानी टेक्नोलॉजी के साथ हम एक युद्ध रणनीति को बनाएं, उस पर कैसे प्रशिक्षण हो, कैसे रणनीतियां बने, इस सम्मेलन का मुख्य थीम था। त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन का आयोजन तीनों सेनाओं के प्रशिक्षण कमानों द्वारा बारी बारी से किया जाता है। ये याद रखिए कि ये जो सम्मेलन होता है, जो हमारे तीनों सेनाएं हैं इसको बारी बारी से करती हैं। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण में सर्वोत्तम तौर तरीकों का आदान प्रदान करते हुए सहयोग और प्रशिक्षण प्रभावशीलता को बढ़ाना है। यानी इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य क्या है? तीनों सेनाएं बारी बारी से करती हैं और इनका मुख्य उद्देश्य है कि जो प्रशिक्षण के सर्वोत्तम तौर तरीके हैं उनका आपसी तालमेल हो, आपसी आदान प्रदान हो, तीनों सेनाएं एक दूसरे की रणनीतियों को समझ सकें, ताकि भविष्य में अगर इस तरह से कोई विषम परिस्थिति आती है तो तीनों सेनाएं आपसी तालमेल के द्वारा उस समस्या को समाप्त कर सकें। ठीक है, ये इसमें महत्वपूर्ण बिंदु था। अगला है कि कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश 2024। यानी कोचिंग संस्थान जो भ्रामक विज्ञापन प्रचारित करती हैं उसके रोकथाम के लिए सरकार ने नया दिशा निर्देश जारी किया है। वो दिशा निर्देश क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 13 नवंबर 2024 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों के मुद्दे को हल करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए। क्या जारी किए? यहाँ पर देखिए, इसमें है कि कोचिंग क्षेत्र में
भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश 2024 का उद्देश्य छात्रों और आम जनता को कोचिंग केंद्रों द्वारा आमतौर पर अपनाए जाने वाले भ्रामक विज्ञापन तौर तरीक़ों से बचाना है। कि यानी इसमें जो हमारे छात्र हैं और जो अभिभावक हैं वह इनके भ्रामक विज्ञापन में न फंस सकें, इसके लिए एक बहुत ही सख्त निर्देश जारी किया गया सरकार के द्वारा। दिशा निर्देश के अनुसार, यानी जो दिशा निर्देश जारी किया गया उसके अनुसार कोचिंग के अंतर्गत अकादमिक सहायता, शिक्षा प्रदान करना, मार्गदर्शन, निर्देश, अध्ययन कार्यक्रम या ट्यूशन या इसी तरह की प्रकृति की अन्य गतिविधियां शामिल हैं। यानी कोचिंग में किस किस प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं उनको स्पष्ट ढंग से बताया गया है कि क्या क्या शिक्षा प्रदान करना, मार्गदर्शन करना, निर्देश देना, अध्ययन कार्यक्रम का आयोजित करना, ट्यूशन या इसी तरह की अन्य गतिविधियां शामिल हैं। लेकिन इसमें परामर्श, खेल, नृत्य, रंगमंच और अन्य रचनात्मक गतिविधियां शामिल नहीं हैं। ये सब कोचिंग में नहीं आएंगी। क्या क्या कोचिंग में नहीं आएगा? उनका परामर्श, खेल, नृत्य, रंगमंच और अन्य रचनात्मक गतिविधियां, ये कोचिंग संस्थाओं में शामिल नहीं हैं। और इसमें बताया गया है कि कौन कोचिंग संस्थान हो सकते हैं। 50 से अधिक छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा स्थापित, संचालित या प्रशासित केंद्र कोचिंग सेंटर के अंतर्गत आते हैं। यानी अगर उसमें छात्रों की संख्या 50 या 50 से अधिक है तो उसको कोचिंग सेंटर के अंतर्गत परिभाषित किया जाएगा। लेकिन अगर इससे कम है तो उसको कोचिंग सेंटर परिभाषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। जो दिशा निर्देश हैं उसके कुछ प्रमुख बिंदु यहाँ पर हैं, उनको देख लेते हैं। कि विज्ञापनों का विनियमन। दिशा निर्देश कोचिंग संस्थानों को निम्नलिखित बातों से संबंधित झूठे दावे करने से स्पष्ट रूप से रोकते हैं। यानी जो निर्देश दिए गए हैं कि जो कोचिंग संस्थान है क्या क्या जो झूठे दावे करते हैं वो नहीं कर सकते। पहला, प्रस्तावित पाठ्यक्रम, उनकी अवधि, संकाय, योग्यता, शुल्क और धन वापसी की नीतियाँ, यानी इसमें किसी प्रकार का झूठा दावा नहीं कर सकते हैं। अगला, चयन दर, सफलता की कहानियाँ, परीक्षा रैंकिंग और नौकरी की सुरक्षा के वादे कोचिंग संस्थान नहीं कर सकते हैं। अगला है सुनिश्चित प्रवेश, उच्च परीक्षा स्कोर, गारंटीकृत चयन या पदोन्नति, इस प्रकार का भी प्रलोभन कोचिंग संस्थान छात्रों को या अभिभावकों को नहीं दे सकते हैं। सत्यवादी निरूपण, उनकी सेवा की गुणवत्ता या मानक के बारे में भ्रामक प्रतिनिधित्व सख्त मना है। कोचिंग संस्थानों को अपने बुनियादी ढांचे, संसाधनों और सुविधाओं के बारे में सटीक रूप से बताना चाहिए। यानी जो कोचिंग संस्थान हैं, यानी उनके पास कौन कौन सी सुविधाएं हैं, कौन कौन से संसाधन हैं, उनके बुनियादी ढांचा क्या है, ये स्पष्ट रूप से छात्रों को भी और अभिभावकों को भी बताएंगे। अगर कोई कोचिंग संस्थान इस तरह से नहीं करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। और क्या बताया गया है कि छात्रों की सफलता की कहानियाँ, ये दिशा निर्देश कोचिंग केंद्रों को छात्रों की लिखित सहमति के बिना विज्ञापनों में उनके नाम, फोटो या प्रशंसा पत्र का उपयोग करने पर रोक लगाता है। यानी अगर कोई भी कोचिंग संस्थान किसी भी छात्र का अपने विज्ञापन में फ़ोटो लगाता है, प्रशंसा पत्र लगाता है, ठीक है, या उनका नाम या स्कोर, रैंक, ये सब बताता है तो वह दंडनीय अपराध है। ऐसा कोई नहीं कर सकता। अगर ऐसा करना है तो उस छात्र की सहमति के बिना विज्ञापन नहीं कर सकते कोचिंग संस्थान। पारदर्शिता और प्रकटीकरण,
कोचिंग केंद्रों को विज्ञापन में छात्र की तस्वीर के साथ नाम, रैंक और पाठ्यक्रम विवरण जैसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ खुलासा करना होगा। ठीक है, तो तस्वीर के साथ उसका नाम, रैंक और पाठ्यक्रम विवरण जैसे महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य होगा। तो ये कुछ दिशा निर्देश थे। अब है हमारा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कब से कब तक हुआ? 8 से 9 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में कहाँ पर हुआ? भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का एक तीसरा संस्करण है, दूसरा संस्करण है। कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा 8 नवंबर 2024 को इस वार्षिक महोत्सव का उद्घाटन किया गया। यानी इस भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? जो हमारे CDS हैं अनिल चौहान, उन्होंने किया। आगे इसमें हम लोग देखते हैं कि इस महोत्सव का उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य है? भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, सैन्य इतिहास और सैन्य विरासत पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक और भारतीय थिंक टैंक, निगमों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों, गैर लाभकारी संस्थाओं, शिक्षाविदों और शोध विद्वानों को शामिल करना है। यानी इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है कि भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, विदेश नीति, सैन्य इतिहास, सैन्य विरासत ध्यान केंद्रित करते हुए जो वैश्विक और भारतीय थिंक टैंक है, निगम हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रम हैं, गैर लाभकारी संस्थाएं हैं, शिक्षाविद हैं, शोध विद्वान हैं, उनको शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सैन्य मामलों के विभाग तथा भारत के यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन की एक पहल शौर्यगाथा परियोजना का शुभारंभ किया। तो शौर्यगाथा परियोजना का शुभारंभ किसने किया? हमारे CDS जनरल अनिल चौहान ने। प्रोजेक्ट शौर्यगाथा का लक्ष्य शिक्षा एवं पर्यटन के माध्यम से भारत की सैन्य विरासत को संरक्षित करना और उसको बढ़ावा देना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्रोजेक्ट शौर्यगाथा का लक्ष्य क्या है? शिक्षा एवं पर्यटन के माध्यम से भारत की सैन्य विरासत को संरक्षित करना और उसका बढ़ावा देना। भारत की सैन्य विरासत को संरक्षित करना और उसको बढ़ावा देना प्रोजेक्ट शौर्यगाथा का मुख्य लक्ष्य है। भारत के लंबे और समृद्ध सैन्य इतिहास और रणनीतिक संस्कृति के बावजूद आम जनता का एक बड़ा हिस्सा देश की सैन्य विरासत और सुरक्षा चिंताओं की विभिन्न पहलुओं से अनजान है। यानी बहुत से लोग सैन्य विरासत क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो इसके माध्यम से जो लोग अनजान हैं उनको जागरूक करना, इसके बारे में बताना भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव राष्ट्रीय विमर्श और देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में इसी अंतर को पाटने का प्रयास करता है। अगला है DHR ICMR स्वास्थ्य अनुसंधान उत्कृष्टता सम्मेलन 2024। 14 नवंबर 2024 को स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने नई दिल्ली में के सुषमा स्वराज भवन में DHR ICMR स्वास्थ्य अनुसंधान उत्कृष्टता शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। किसने किया? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इसकी मेज़बानी किया। ठीक है,
कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में ICMR के 113वें स्थापना दिवस को चिन्हित किया और भारत में जैव चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए ICMR की एक सदी से अधिक की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। यानी ICMR के 113वें स्थापना दिवस को इसमें चिन्हित किया गया। मेन पॉइंट इसका ये है कि इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा नवाचार में ICMR के योगदान को प्रोत्साहन देने के लिए डिजाइन की गई कई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ भी हुआ इस कार्यक्रम में। ठीक है, इनमें से उल्लेखनीय है रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग इकोसिस्टम IRISE क्या है? रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग इकोसिस्टम नीति, जो स्वास्थ्य सेवा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ICMR की व्यापक प्रयोगशाला और अनुसंधान नेटवर्क तक पहुंच बढ़ाने के लिए सहयोगी मंच है। यानी एक प्रकार से एक सहयोगी मंच है। इस अवसर पर ICMR की iDrone पहल, ये इम्पोर्टेंट है, iDrone पहल, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अक्टूबर 2024 को शुभारंभ किया गया था। इसका शुभारंभ 29 अक्टूबर 2024 को ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था का यादाद्री भावनगरा तेलंगाना में वर्चुअल तरीके से संचालित उड़ान के माध्यम से इसका प्रदर्शन किया गया। यानी जो iDrone है इसका प्रदर्शन किया गया। आगे है कि भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024। भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका अभ्यास कब से कब तक किया गया? 18 से 29 नवंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में स्थित CGO कॉम्प्लेक्स में देश की साइबर सुरक्षा क्षमता को मजबूत बनाने की ऐतिहासिक पहल के तहत भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया। भारत NCX 2024। भारत NCX का आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से, आयोजन किसके द्वारा? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया। याद रखना कि आयोजन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा और किसके सहयोग से? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया। यह अभ्यास भारत के साइबर सुरक्षा पेशेवरों और दिग्गजों को उन्नत साइबर सुरक्षा घटनाओं की प्रतिक्रिया संबंधी क्षमताओं और रणनीतिक निर्णय लेने के साथ उभरते खतरों से निपटने के लिए तैयार करने में एक महत्वपूर्ण कदम है कि भविष्य में जो साइबर से संबंधित घटनाएं होंगी उनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी, इसके बारे में उनको तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अभ्यास में साइबर रक्षा और घटना प्रतिक्रिया पर व्यापक प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी और परिचालन प्रौद्योगिकी प्रणाली पर साइबर हमलों का लाइव फायर सिमुलेशन तथा सरकार और उद्योग क्षेत्र के हितधारकों के लिए सहयोगी मंच शामिल थे। इस अभ्यास में नेतृत्व, सहभागिता और क्षमता निर्माण पर भी प्रकाश डाला गया तथा उभरती साइबर चुनौतियों के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया कि यानी जो साइबर चुनौतियां सामने आ रही हैं उनको कैसे मिल करके सामना किया जाएगा और उनसे कैसे निपटा जाएगा, इसके बारे में प्रकाश डाला गया। इस पर विशेष फोकस किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
8 नवंबर 2024 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परिषद के अध्यक्ष हैं, यानी जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसलिए नरेंद्र मोदी इस परिषद के अध्यक्ष हैं और 9 केंद्रीय मंत्री तथा सभी मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। यानी इसमें कितने केंद्रीय मंत्री? 9 केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसके सदस्य होते हैं और अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लें आप लोग। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों में जो अंतर्राज्यीय सदस्य हैं, 9 केंद्रीय मंत्री हैं, उसमें कौन कौन है? राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जयप्रकाश नड्डा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आवास एवं शहरी मंत्री मनोहर लाल, पंचायती राज और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार तथा नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू शामिल हैं। ये 9 केंद्रीय मंत्री इसमें सदस्य के तौर पर शामिल हैं। वहीं 13 केंद्रीय मंत्रियों को इस परिषद में स्थायी आमंत्रित सदस्य, 9 तो इसके सदस्य हैं और इसमें पूछा जा सकता है कि कितने केंद्रीय मंत्री इसके स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं, तो 13 केंद्रीय मंत्री इसके स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। ठीक है, आगे इसी में हम लोग देखेंगे। इसी के साथ अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का भी पुनर्गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह हैं। यानी जो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति होती है उसके अध्यक्ष कौन हैं? अमित शाह हैं। इस समिति में कुल 12, यानी जो हमारी स्थायी समिति होती है, स्थायी समिति में कुल कितने? 12 सदस्य होते हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, राजीव रंजन सिंह, ठीक है, CR पाटिल और वीरेंद्र कुमार ये भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 भारत के राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद गठित करने का अधिकार देता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263। इसमें राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है वह एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करे। सरकारिया आयोग ने इसको एक स्थायी निकाय बनाने की सिफारिश की थी। यानी जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसके गठन के लिए किस आयोग ने सिफारिश की थी? सरकारिया आयोग ने। यानी सरकारिया आयोग के पूछा जा सकता है कि जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है किस आयोग की सिफारिश पर होता है? तो यह है सरकारिया आयोग। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को सुनिश्चित सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है कि इसमें केंद्र और राज्यों का जो संबंध है वह अच्छे से बना रहे। इसके उद्देश्य से यह परिषद गठित की जाती है और इस परिषद को गठित करने का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 में है। अंतर्राज्यीय परिषद को गठित करने
की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। और इसमें कितने सदस्य, कितने केंद्रीय मंत्री सदस्य के रूप में हैं? 9 केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। ये हमको याद रखना है। विकास के लिए हस्तांतरण पर वित्त आयोग, विकास के लिए हस्तांतरण पर वित्त आयोग अगला है कि विकास के हस्तांतरण पर वित्त आयोग का सम्मेलन, विकास के हस्तांतरण पर वित्त आयोग का सम्मेलन आयोजित हुआ। कब हुआ? 14 नवंबर 2024 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। कहाँ पर? नई दिल्ली के विकास भवन में विकास के लिए हस्तांतरण विषय पर वित्त आयोग का सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इसका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में विज्ञान भवन में। कब? 14 नवंबर 2024 को। इतना इसमें याद रखना है डेट, क्योंकि आजकल ट्रेंड हो गया है कि परीक्षाओं में डेट पूछ ले रहे हैं। तो अगर डेट थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हुआ तो क्वेश्चन हमारा गलत हुआ, इसलिए डेट पे विशेष फोकस करना है। अगला है पंचायती राज मंत्रालय का यह कदम ग्रामीण शासन को मजबूत करने तथा स्थानीय शासन के वित्तीय ढांचे को नया रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सम्मेलन में 22 राज्यों के 150 से अधिक प्रतिष्ठित प्रतिभागियों ने पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय ढांचे को मजबूत, यानी इसमें कितने राज्यों के? 22 राज्यों के 150 से अधिक प्रतिष्ठित प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। और इसमें राज्य वित्त आयोगों को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया कि जो राज्य के वित्त आयोग हैं उसको कैसे मजबूत किया जाए, इस पर विशेष फोकस किया गया, जिसमें भाग लेने वाले अध्यक्षों ने राजकोषीय हस्तांतरण में चुनौतियों पर चर्चा की। ठीक है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्यपाल को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर राज्य वित्त आयोग का गठन करना होगा। यानी यह एक संविधान में अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन किया गया है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में कि इसके लागू होने के 1 भीतर के अंदर ही जो राज्यपाल है राज्य के भीतर राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। यानी राज्य वित्त आयोग के गठन करने की शक्ति किसको है? राज्यपाल को है। यह प्रश्न पूछा जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 साल में करना होता है। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों और अनुच्छेद 243 के तहत नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। ये चीज़ हमें याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो राज्य वित्त आयोग है इसका गठन कितने वर्ष पे किया जाता है? 5 वर्ष पे करना होता है। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 के तहत और नगर पालिकाओं के लिए वित्तीय स्थिति समीक्षा करने के लिए अनुच्छेद 243 के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये हमें याद रखना है। अगला है सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग। सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग। ये 18 से 19 नवंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंथन 18 से 19 नवंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में भारत सरकार
के पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन OARF के सहयोग से सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग नामक सम्मेलन आयोजित किया गया, जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व मंच है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूरे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार मंच है। ठीक, सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग के इस प्रथम संस्करण, ये इसका प्रथम संस्करण है, का उद्देश्य वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं, व्यापारिक क्षेत्र के दिग्गजों एवं विचारकों को सतत, टिकाऊ और प्रभावी समुद्री क्षेत्र के लिए ज्ञान साझा करने, सीखने और भविष्य की तैयारी तथा सक्षम निर्णय लेने की दिशा में प्रमुख वैश्विक मंच प्रदान करना है। भारत का समुद्री क्षेत्र देश के व्यापार और वाणिज्य के लिए मेरुदंड के रूप में कार्य करता है, जो परिमाण की दृष्टि से देश के लगभग 95% व्यापार तथा मूल्य की दृष्टि से 70% व्यापार संभालता है। यानी भारत का जो समुद्री क्षेत्र है, परिमाण की दृष्टि से 95% व्यापार और मूल्य की दृष्टि से 70% व्यापार को संभालता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं। इसमें आगे है हमारा कि देश में 12 बड़े बंदरगाह और 200 से अधिक अधिसूचित छोटे और मध्यवर्ती बंदरगाह हैं। तो देश में कितने बड़े बंदरगाह हैं? 12 बड़े बंदरगाह हैं और छोटे कितने बंदरगाह हैं? 200 से अधिक। विश्व में 16वें सबसे बड़े समुद्री राष्ट्र के रूप में भारत वैश्विक शिपिंग लेन पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पूरे विश्व में शिपिंग लेन में भारत का 16वां स्थान है। पूर्वी एशिया और अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका जैसे गंतव्यों के बीच यात्रा करने वाले अधिकांश मालवाहक जहाज भारतीय जलमार्ग से होकर के ही गुजरते हैं, जो देश के सामरिक महत्व को दर्शाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब हमारा अगला टॉपिक है कला और संस्कृत। कला और संस्कृत। इसमें प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन यह 5 से 6 नवंबर 2024 के मध्य भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से नई दिल्ली में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यानी यह प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन है। इसका आयोजन किसने किया? संस्कृत मंत्रालय ने किया। आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका, यह इस शिखर सम्मेलन का थीम था। अगला, सम्मेलन का उद्देश्य एशिया भर में बौद्ध संघ के नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञों के साथ को एक साथ लाना था, ताकि बौद्ध समुदाय के सामने आने वाली समकालीन चुनौतियों का समाधान किया जा सके। सम्मेलन में 32 देशों के 160 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने भाग लिया। ठीक है, इस सम्मेलन में 2 समानांतर मंचों का सफल आयोजन किया गया, जिसमें पहला मंच बुद्ध की मूलभूत शिक्षाओं और आधुनिक समय में उनके प्रयोग पर केंद्रित था। वहीं द्वितीय मंच में उन तरीकों की खोज की गई जिनसे बौद्ध सिद्धांत सतत विकास, सामाजिक सद्भाव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान दे सके। इस तरह से इसमें समांतर 2 मंचों का सफल आयोजन हुआ। इस शिखर सम्मेलन में ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखते हैं ये वाला पॉइंट। एक मिनट।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ बौद्ध निकायों का एक वैश्विक छात्र संगठन है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ है IBC, यह क्या है? बौद्ध निकायों का एक वैश्विक छात्र संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका मुख्य उद्देश्य यानी IBC का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में बौद्ध विरासत को संरक्षित करना और बढ़ावा देना है, यह याद रखना है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव एवं संगोष्ठी, 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव एवं संगोष्ठी, इसका आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA इंटरनेशनल इंदिरा गांधी नेशनल, इसका फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट, इस कार्यक्रम में दृश्य कलाओं में आध्यात्मिक, प्रतीकात्मक और उपचारात्मक विषय पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। साथ ही कला, धर्म और उपचार पर एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया। यानी इसमें क्या क्या किया गया? दृश्य कलाओं में आध्यात्मिक, प्रतीकात्मक और उपचारात्मक विषय पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई और कला, धर्म और उपचार पर एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया। धर्म चेतना और आध्यात्मिकता, धर्म चेतना और आध्यात्मिकता समूह के सहयोग से रेंज ऑफ विजडम सोसाइटी द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला सम्मेलन में प्राचीन कला रूपों की उपचार क्षमता की जांच करने के लिए प्रतिष्ठित विद्वान एकत्रित हुए। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे हम देखेंगे इस सम्मेलन का उद्देश्य कला के माध्यम से आध्यात्मिकता के कलातीत सिद्धांतों को व्यक्त करना था। इसका उद्देश्य, सम्मेलन का उद्देश्य कला के माध्यम से आध्यात्मिकता के कालातीत सिद्धांतों को व्यक्त करना था। IGNCA भारत सरकार द्वारा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। ये याद रखना है कि जो IGNCA है ये भारत के संस्कृति मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना का उद्देश्य, ये जो IGNCA है इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? इसकी स्थापना का उद्देश्य कला के प्रमुख संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना, कला, मानविकी और संस्कृति से संबंधित अनुसंधान का संचालन करना तथा कला एवं दर्शन, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के समकालीन विचारों के मध्य संवाद स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका उद्देश्य? IGNCA इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव, इस पर हम लोग देखते हैं। इसका आयोजन 15-16 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक, प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का विषय क्या था? समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव। ठीक, अगला, महोत्सव का उद्देश्य न केवल बोडोलैंड के बल्कि असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल और उत्तर पूर्व के अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले स्वदेशी बोडोलैंड को एकत्रित करना है। इसका एक अन्य उद्देश्य भी है। इसका एक अन्य उद्देश्य बोडोलैंड की संस्कृति और भाषाई विरासत, पारिस्थितिकी जैव विविधता और पर्यटन क्षमता को समृद्ध का लाभ उठाना भी है। इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण क्या था? भारतीय विरासत और परंपराओं में योगदान देने वाली समृद्ध बोडो संस्कृति, परंपरा और साहित्य विषय पर आयोजित सत्र सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण था।
यह जो महोत्सव है बोडो शांति समझौते के बाद बोडो क्षेत्र में शांति की बहाली की जश्न मनाता है। इस समझौते पर 27 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हस्ताक्षर किए गए थे। तो बोडोलैंड समझौता 27 जनवरी 2020 को हुआ था। मैसूरू संगीत सुगंध महोत्सव, ये 8 से 10 नवंबर 2024 को कर्नाटक के मैसूर में मैसूर संगीत महोत्सव सुगंध महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। यह पर्यटन मंत्रालय द्वारा संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से आयोजित किया गया। और इसमें हम लोग एक पॉइंट और देखते हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य संत कवियों की विरासत और कर्नाटक संगीत में उनके योगदान को उजागर करना और दर्शकों के गहरे सांस्कृतिक संबंध को बढ़ावा देना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आज की हमारी यह क्लास यहीं पर ख़त्म होती है और आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और अगर आपको यह क्लास उपयोगी लगती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और अपना सुझाव मुझे अवश्य भेजिए। आप लोगों से निवेदन है कि आपको यह सेशन कैसा लगा, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।